तो हम लोगों का ये छात्राहा शब्द ऐसा बन के निर्मित हो गया, जब वर्ण विकसित कर दिया हम लोगों ने, तब इसका क्या करेंगे हम लोग, संयोजन करेंगे। तो छ पर आ की मात्रा क्या बन गया, क्षा हो गया। तारा मिलकर अक्षर बना त्र, और इस पर आ की मात्रा लगा दी त्र और विसर्ग के साथ प्रयोग किया, तो छात्राहा ऐसा पूरा शब्द हमारा निर्माण हो गया। यानी जो शब्द का अपना स्वरूप था, जैसे बोलते हैं, जैसे मात्राओं के साथ प्रयोग किया, जैसा लिखा गया, वैसा ही पुनः वह निर्मित होकर तैयार हो गया। अतः इसी निर्मित हुए रूप को क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वर्ण विच्छेद, इसका संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया, तो वह रूप हो गया हमारा वर्ण संयोजन। यही है अंतर दोनों में। अभी तक हम लोग मुख्य रूप से सीख रहे थे वर्ण विन्यास। अब अगला हम लोग का क्रम आ रहा है वर्ण संयोजन। तो वर्ण संयोजन, वर्ण विन्यास हम लोग इन अक्षरों में दोनों चीजों को साथ साथ सीखे हैं, लेकिन अविभक्त रूप से यहाँ बताया, वर्ण विच्छेद को अलग बताया है और वर्ण विन्यास को अलग बताया है। तो यहाँ पर हम लोग अब जैसा बताया गया है वैसा भी देख लेते हैं। तो वर्ण संयोजन के रूप में अब अगला देखेंगे कि पहले वर्ण विच्छेद किया हुआ है, यानी कि शब्दों को तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ है, अलग करके विभक्त करके रूप लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, उसका संयोजन करना है, उसको जोड़ना है। वह शब्द कैसे सही लिखा जाएगा, उसका सही रूप क्या है, अब हमको ये बताना होगा। तो उसको देख लेते हैं। तो पहले आया क लिखा हुआ है, क व्यंजन वर्ण है, अतः क में हलंत लगा दिया। क पर आ की मात्रा, आ क्या है, स्वर वर्ण है, क पर आ की मात्रा हो गया। फिर अगला अक्षर है, उसके बाद र और य। तो र में हलंत किया, र व्यंजन वर्ण है, र में हलंत कर दिए। उसके बाद अगला अक्षर आया य में भी हलंत कर दी, क्योंकि यह व्यंजन अक्षर है, व्यंजन वर्ण है। उसके बाद फिर प्लस किया, प्लस के बाद अगला अक्षर है, य में कौन सी ध्वनि छुपी हुई है, तो बोले कि य में अ नाम की ध्वनि छुपी हुई है। उसके बाद प्लस किया, फिर बोले उसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, अ क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर वर्ण है। और इसके बाद अगला अक्षर आया हमारा म। म क्या है, व्यंजन वर्ण है, अतः म में हलंत लगा दिया। तो बोले कि म में कोई भी स्वर नहीं है, म आधा ही है। ठीक है, तो म में आधा ही है, म में हलंत रहने दिया, उसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो कोई भी स्वर लगाया ही नहीं, छोड़ दिया। ठीक है, अर्थात म हमारा क्या हुआ, स्वर रहित हो गया। और जब कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो उसमें हलन का चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसी चीज को दर्शाने के लिए। तो बोले कुल मिला की बात ये हुई कि हम लोगों ने अभी तक वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन दोनों को एक साथ देखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सीखने के लिए क्या किए कि पहले वर्ण विच्छेद दे दिए, अर्थात शब्द को तोड़ करके, अलग अलग करके, विभक्त करके स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों को अलग अलग कर दिए। अब बोले इन टूटे हुए रूप को, टुकड़ी में जो हो गए ये शब्द, ये सारे अक्षर, इनको आप जोड़िए, वर्ण संयोजन करना सीखिए। अब वर्ण संयोजन कैसे किया जाएगा बताइए। तो बोले कि क है, तो क लिख दिए। क क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो क में आगे कौन सी मात्रा दिख रही, कौन सा अक्षर आ रहा है, आ की मात्रा, तो क पर क्या की, आ की मात्रा लगा दिए। ठीक है, र क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसके बाद कोई स्वर दिख रहा है नहीं, तो यानी कि र आधा ही रहेगा। तो बोले कि र में यह जुड़ेगा, तो र के पहले ही आ रहा है। और ये बात ध्यान रखिए, जब भी किसी व्यंजन वर्ण के पहले र आता हो और र में हलंत लगाओ, यानी कि र में कोई स्वर नहीं हो, तो निश्चित रूप से वह र क्या करता है, किसी वर्ण के अगले आने वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, जिसको हम रेफ नाम से जानते हैं। जब हम लोग रेफ पढ़ रहे थे तो ये बात सिखाए थे, किसी भी अक्षर के पहले, किसी भी व्यंजन अक्षर के पहले, वर्ण के पहले जब र आता है और र में क्या कहते हैं, स्वर न लगा हो, स्वर रहित हो, हलंत लगा हो, तो वह क्या करता है, र पहले आने के कारण वह उस अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, जिसको रेफ नाम से पुकारते हैं। तो क्या किए, रेफ नाम से पुकारेगा, तो य में य लिखिए, य के ऊपर क्या बैठ गया, र बैठ गया, कार्य। फिर य में कौन सा ध्वनि छुपी हुई है, अ है, तो यह पूरा हो गया। यह हलंत था, व्यंजन वर्ण था, य में स्वर को मिला दिया अस्वर, तो यह पूरा हो गया। उसके बाद अगला अक्षर आया हमारा म में हलंत रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर वर्ण नहीं छुपा हो, तो हमारा शब्द बन गया कार्यम। और कार्यम शब्द का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, कार्यम माने वर्ग, कुछ काम, कार्य माने वर्ग। तो ये हमारा कार्यम शब्द इस प्रकार से बन गया, अर्थात वर्ण विच्छेद था, वर्ण विच्छेद से हम लोगों ने वर्ण संयोजन करना सीखा। अब इसी वर्ण संयोजन में अगला शब्द हमारा आ रहा है, जिसको जो अक्षर शब्द लिखा हुआ है कुर्वन्ति। क्या है देखिए, तो अब अगला शब्द हमारा आया हुआ है, जो लिखा हुआ है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यह शब्द का बार बार प्रयोग किया हुआ है क्लास 5 में, 6 में।
तो बोल रहे हैं कि कुर्वंती शब्द है, क्री धातु है, धातुएं होती है उनके अर्थ होते हैं, उन्हीं शब्द धातुओं से ही शब्द बनते हैं। तो बोले कुर्वंती शब्द का हिंदी अर्थ होता है करते हैं। करता है नहीं कहा जा रहा है, करते हैं कहा जा रहा है। इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बोले कुर्वंती शब्द में धातु है, पहले धातु समझ लेते हैं। धातु है क्री धातु। क्री धातु होता है कुछ करने अर्थ में, टू डू समथिंग, किसी काम को करना, किसी चीज को कुछ करना, ठीक है। तो बोले कि किसी काम को करना, तो इसमें कुर्वंती शब्द में कौन सी धातु हुई? धातु किसी शब्द के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातुएं वो होती हैं जो शब्दों का निर्माण करती हैं। धातु से हम यह पहचानते हैं कि यह जो शब्द बना है, अर्थात ये जो कुर्वंती शब्द बना है, यह किस धातु से बना है, किस धातु ने इसको बनाया है। अब कि ये जो शब्द बना है ये किस अर्थ में, एक किस अर्थ में प्रयोग करेंगे, किस लिए प्रयोग किया जाएगा? बोले क्री धातु है इसके पीछे, क्री नाम की धातु ने इस अक्षर, इस शब्द को बनाया है। और इस कुर्वंती शब्द का अर्थ होता है, मतलब होता है, हिंदी अर्थ होगा करते हैं, अर्थात करता है, करती है, करते हैं। तो कुर्वंती शब्द का जब हम लोग संस्कृत में रूप चलाएंगे, कुर्वंती शब्द संस्कृत का है, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। कुर्वंती शब्द का रूप बनाएंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचनों में बांटे हम शब्द को, तो बनेगा करोति, कुर्तः, कुर्वंती। तो कुर्वंती शब्द कहाँ मिला? तीसरे नंबर पे, बहुवचन में, अर्थात एक व्यक्ति करता है, 2 व्यक्ति करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो करोति, कुर्तः, कुर्वंती, ठीक है। तो कुर्वंती शब्द क्या हुआ? बहुवचन का रूप हम लोग का हुआ। अर्थात बताए थे कि जब कोई शब्द बहुवचन में होता है तो इसका मतलब हुआ कि संख्या में 3 हो या 3 से ज्यादा हो। तो बोलेंगे 3 लोग काम करते हैं या 3 लोग से ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए करते हैं शब्द का प्रयोग किया। करता है वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि करता है मतलब एक व्यक्ति करता है, एक पुरुष करता है, एक महिला करती है, तो यह शब्द नहीं निकलेगा। कुर्वंती शब्द क्या है? बहुवचन क्या आता है? बहुवचन का ही अर्थ भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसा ही गुण का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बोले कि कुर्वंती शब्द से हमको पता चला हिंदी अर्थ हुआ कि कुर्वंती, करोति, कुर्ता, कुर्वंती, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो बहुवचन का रूप हो गया। और इसमें कृ धातु है। कुर्वंती शब्द का हिंदी अर्थ होगा करना, टू डू समथिंग, ठीक है। तो कुर्वंती शब्द लिखा हुआ है, अब इसको वर्ण विच्छेद, सॉरी देखिए, कुर्वंती शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा वैसे भी। तो कुर्वंती शब्द का वर्ण विच्छेद दिया हुआ, हमको शब्द मिलाना था, दोनों ही रूप देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुर्वंती शब्द है, इसमें जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क पे कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा जो लगी वह स्वर है या व्यंजन है? तो बोले स्वर है। क क्या है? व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है, अर्थात व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मात्रा लगी है। तो हम लोगों ने क्या किया? इस व्यंजन को अलग किया स्वर से, और क पे क्या किया? हलंत लगा दिया। क पे हलंत किस लगा? क्योंकि व्यंजन वर्ण है। क में कौन सी ध्वनि छुपी है, कौन सा स्वर छुपा है? तो बोले छोटा ऊ नाम का यह ध्वनि, यह स्वर छुपा हुआ है। फिर इसमें प्लस का चिन्ह लगाया, कौन सा अगला वर्ण आना? बोले र। कुर्वंती, इसको धीमा करें, कुर र की ध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है, लेकिन र दिख नहीं रहा है, अर्थात वह रेफ क्या हुआ? रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है, वह के ऊपर जाके बैठ गया। क्यों बैठ गया? बताए थे, क्योंकि किसी व्यंजन अक्षर के पहले जब र आता है, र में स्वर रही तो र में हलंत लगाओ, तो र पहले आने के कारण, उस व्यंजन वर्ण के पहले आने के कारण उसके ऊपर बैठ जाता है। तो क्या किए? र अक्षर लिखे, र के नीचे हलंत लगाया, ल क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसमें प्लस का चिन्ह लगाया। फिर अगला अक्षर हमारा व लिखे, व व्यंजन वर्ण है, प प ब य र ल व में हलंत चिन्ह लगाया, क्योंकि इसमें व्यंजन वर्ण है। इसमें कौन सा ध्वनि छुपी हुई है? अ नाम की ध्वनि, तो अ अक्षर लिखे, फिर उसके बाद हलंत किए। अब अंति, अब कुर्वंती में ऐसा देख रहे हैं तो हमारा क्या हुआ है? छोटी की मात्रा दिख रही है, आधा ना दिख रहा है, और तीय दिख रहा है, यानी अंति पर छोटी की मात्रा लगी है। बताए थे किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद ही स्वर वर्ण आता है, उस पे लगी हुई मात्रा को बाद में ही लिखना चाहिए। दिखाई तो पहले दे रही है, लेकिन ये पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी मात्रा होती है जिस अक्षर पे, जिस शब्द पे, जिस अक्षर पे लगी होती है, उसके बाद में ही प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्ण के बाद में ही स्वरों की गणना होती है, पहले गणना नहीं होती। जब भी वह मात्रा के रूप में प्रयोग हुए हो तो बोले कि त में कौन सी मात्रा लगी है? ई की, लेकिन आ पहले रहा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में व्यंजन वर्ण भी है। तो अन न के बाद में त आ रहा है, तो क्या हुआ? सबसे पहले न आ गया, न में हलंत किए, क्योंकि न आधा लिखा हुआ है, न में इसका मतलब कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर नहीं छुपा हुआ है। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिए, त लिखे, तो क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो में हलंत लगा दिए, तो पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? प्लस किए, ह्रस्व की मात्रा लगी है, अर्थात ऐसा हमारा वर्ण विच्छेद हो गया।
तो बोले क पर छोटा की मात्रा कु, र व्यंजन वर्ण है, हलंत लगा हुआ है, इसमें बीच में स्वर नहीं आ रहा है, वह भी हलंत है, वह अक्षर के पहले रहने के कारण अर्थात व्यंजन वर्ण से पहले रहने के कारण उसके ऊपर जाके बैठ गया कुरवन, वह में अ छुपा हुआ था, अ नाम की ध्वनि लगा दी, वह पूरा लिखा गया कुरवन। फिर न अक्षर है, न व्यंजन वर्ण है, न आधा लिखे, त व्यंजन वर्ण है, त को लिखे, उस पे ई की मात्रा लगा दी कुरवंती, ऐसा हो गया हमारा कुरवंती शब्द। तो शब्द का संयोग रूप हुआ, जुड़ा हुआ रूप, और शब्द का विच्छेद किया हुआ वर्ण विन्यास किया हुआ रूप हमारा, यह दोनों वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास रूप हो गया, वर्ण संयोजन रूप हो गया इस प्रकार से। अभी तक हम लोगों ने वर्ण विच्छेद करना सीखा और वर्ण विन्यास करना सीखा और वर्ण संयोजन करना सीखा। इन दो चीजें हम लोगों ने सीखा, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहिए, और दूसरा हुआ वर्ण संयोजन, वर्णों को संयोजन करना, आपस में जोड़ना। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले ग्रुप में अगले क्रम में बताया क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, वह क्या है। बोले शब्द, जब हम इन टूटे हुए शब्दों को, अक्षरों को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है ना। शब्द को पद कहते हैं, वर्ड कहते हैं, आप जिसको कहते हैं वर्ड, एक शब्द बोलिए। तो वो जब शब्द जुड़ते हैं तो वो शब्द कैसे होने चाहिए, उन शब्दों की भी कुछ अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना रंग है, अपना अपना रूप है, उनको जानने का, पहचानने का अपना अपना एक अलग तरीका है। तो उसमें क्या, उन शब्दों के अपने अपने क्या भेद हैं, शब्दों के भी अपने अपने कई मायने हैं, कई भेद हैं, वो क्या प्रकार हैं, उन प्रकारों को जानते हैं, उनके भेद को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं क्या है। तो बोला सबसे लास्ट में अब इस चैप्टर का अंत करते हुए कहते हैं कि शब्द के बारे में जानने के लिए कहते हैं कुछ शब्द आकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि जो भी रूप आ रहे हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बोले कुछ शब्द आकारांत। अब देखिए, जब भी ये कहा जाए कि यह शब्द आकारांत है, यह शब्द इकारांत है, यह शब्द उकारांत है, यह शब्द एकारांत है, यह शब्द ठीक है, इस प्रकार से जो भी कहा जाए, यह शब्द ऋकारांत है, यह शब्द नकारांत है, यह शब्द हलंत है, तो ये सब जब कहते हैं तो मतलब क्या समझना है हमको, जानना क्या, यह आकारांत, इकारांत, उकारांत क्या चीज है, इससे क्या समझा जाएगा, इसको कहने का मतलब क्या, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी बात है जो छुपी हुई है, जो समझने की जरूरत है, जो समझने की आवश्यकता है। तो बोले जब हम ये कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द को कुछ भागों में बांटा गया है, कोई भी शब्द हो उसको कुछ निश्चित उसके भाग हैं, रूप हैं, और उन रूपों को हम कैसे समझेंगे ये चीज जान लें। तो बोले कि किसी भी शब्द का, इसका एक चार्ट बनाते हैं ठीक से। एक शब्द हमारा होता है, पहला होता है आकारांत। आकारांत एकदम क्रम से चलते हैं, आकारांत हुआ, फिर आया इकारांत, फिर आया उकारांत, फिर आया ऋकारांत। को दिख रहा है, आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, यह चार माध्यम हो गए। ये भी चार हम लोग और एक आ सकता है, आकारांत, इकारांत, उकारांत। उसके बाद आता है हमारा हलंत वाले चिन्ह। हलंत वाले चिन्ह, ये 5 शब्दों के प्रकार भेद हैं, ठीक है, भेद कह लिया जाए, प्रकार है, या इन 5 माध्यमों से, इन 5 रास्तों से गुजर करके हम शब्द को पहचान सकते हैं कि वह शब्द कैसा है। इन 5 रूपों में से कौन से रूप वाला वह शब्द है जो हमारे सामने बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो बोले इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है। अब बोले अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और हलंत, यह पहचानते कैसे हैं, पहले इसका परिभाषा समझें, इसका डेफिनेशन जाने। तो बोले किसी भी शब्द के किसी, यानी मान लीजिए हमारा शब्द लिखा हुआ है, यह राम ही नहीं, इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, कुछ भी संसार का जितना भी शब्द है सबको समझ लें। तो बोले किसी भी शब्द के अंत वाले भाग को, अंत माने लास्ट, आखिरी, अंत, ठीक है, यानी जब हमको इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, हलंत या आकारांत समझना हो तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जान में सामने जो शब्द लिखा हुआ है या बोला जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंत में, यानी किसी भी शब्द के
अंत में, अंत वाला जो अक्षर होता है, जो अंत में है, लास्ट में है, उसकी समाप्ति कैसे हो रही है। उसकी समाप्ति यानी समाप्ति माने अंत, वह एंड किन अक्षरों से हो रहा है, किन स्वर वर्णों से हो रहा है। व्यंजन की इसमें बात होनी ही नहीं है, व्यंजन के लिए बस यहां पर प्रयोग होगा एक, बाकी इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, अकारांत के लिए सिर्फ आपको स्वर को देखना है, क्योंकि ये सारे स्वर ही तो हैं। अ स्वर है, ई स्वर है, उ स्वर है, री स्वर है। अर्थात किसी भी शब्द के अंत में लगी हुई मात्राओं से उस में प्रयोग किए गए स्वर वर्णों से ही हम पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि वह शब्द आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है। अब यह समझा कैसे जाएगा, पकड़ा कैसे जाएगा, ये देखें। बोले कि किसी भी शब्द के अंत में लगी हुई मात्रा से या स्वर से हम पहचानते हैं कि वह अक्षर आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है या ऋकारांत है। इन चारों को हम पहचानेंगे सिर्फ अंत में देख करके। अर्थात आकारांत, इकारांत, उकारांत बोलने से मतलब है कि किसी भी शब्द के अंत वाले भाग को ही देखना है, पूरे शब्द को या शब्द के आदि रूप को यानी पहले या बीच वाले रूप को देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शब्द के अंत में, इसीलिए आकार के अंत में है जिसके, इकार के अंत में है जिसके, उकार के अंत में जिसके है, ऋकार के अंत में है जिसके, तो इसीलिए हर स्वर वर्ण के साथ अंत 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 ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो ये खुद ही बता देते हमको देखने से कि कहाँ देखना है किसी शब्द में। बोले अंत में देखो भाई, बोला अंत में देखो, अंत में देखो, अंत में देखो। आदि में और मध्य में देखने की आवश्यकता नहीं है मुझे पहचानने के लिए, चारों बोलते हैं। बोले अगर तुम्हें मुझे जानना है तो किसी भी शब्द के अंत में देखो, तो मुझे पहचान जाओगे कि इनमें से मैं कौन से रूप वाला हूं। तो बोले कि पहचानने के लिए राम शब्द में, अब हम लोग सबसे पहला उदाहरण देते हैं, इसको पहले एक बार देखें, व्यवस्थित क्रम से चलें ताकि चीजें सही से समझ में आए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो। तो बोले अकारांत है, हर स्वर आ आता है, फिर ई आता है, उ आता है और री आता है, यही क्रम है हमारे स्वर में। तो आकार है अंत में जिसके, इकार है अंत में जिसके, उकार है अंत में जिसके, ऋकार है अंत में जिसके। पहले स्वरों को जानते हैं, सबसे लास्ट में हलंत वाले को। हलंत ये विशेष है, ये चारों स्वर क्यों बताते हैं और ये हलंत वाला व्यंजन को बताएगा, इसकी अपनी खासियत है। ठीक है, तो ध्यान दे लें, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो हम ये देखेंगे कुल मिला के आएगा कि आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये हमको बताते हैं स्वरों के बारे में। स्वर है अंत में जिसके, अंत में जिसके वह कहलाएंगे आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। लेकिन ये वाला बोलता है क्या, हलंत वाला बोलता है कि व्यंजन है अंत में जिसके, अर्थात बोलेंगे कि व्यंजन अक्षर है अंत में जिसके, यानी स्वर वर्ण उसमें होना नहीं चाहिए, यानी हलंत वाला होने। हलंत का मतलब ये है जिसके नीचे इस तरह का चिन्ह लगा हो, यही हलंत का चिन्ह हमारे पास है। ठीक है, तो बोले कि व्यंजन है अंत में, अंत है अंत में जिसके, ठीक है, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो ये होता है हलंत वाला, सिर्फ हलंत के बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में बात करता है, और ये चारों अ, ई, उ, री ये हमेशा स्वर वर्णों के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग जान लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हलंत में और बाकी ऋकारांत, उकारांत, अकारांत में भेद है। ठीक है, तो बताया कि अब सबसे पहले हम लोग अकारांत को पहचानना शुरू करते हैं। तो बोले कि आकार है अंत में जिसके, वो उसके लिए उदाहरण दिया। क्या उदाहरण देते हैं, तो उसके लिए उदाहरण आया जैसा कि हम लोग पहले ही शब्द ले चुके थे, जिसको हम लोग देखते हैं राम, राम। ठीक है, मान लीजिए हो गया श्याम। अब बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आकार है अंत में जिसके, आकार है अंत में जिसके क्या कहने का मतलब है। तो बोले कि राम में म पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, म पे आ की मात्रा यानी बड़ा आ की मात्रा, कोई भी ई, उ, री इत्यादि की मात्रा नहीं लगी है, म पूरा लिखा हुआ है। अर्थात म में कौन सा स्वर छुपा है, अ स्वर छुपा हुआ है। इसी नाते मकार में जो अंत में अक्षर है अ, तो अंत में अ है जिसके, ऐसा शब्द कहलाया आकारांत। इस शब्द को क्या कहेंगे, तो बोलेंगे आकारांत। श्याम, म में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, म पूरा लिखा हुआ है, म में हलंत भी नहीं लगा हुआ है, तो म में कौन सा अक्षर, कौन सा स्वर छुपा हुआ है, बोले अ स्वर छुपा हुआ है। तो बोले आकार है जिस शब्द के अंत में कहलाएगा आकारांत।
अकार है अंत में जिसके, श्याम है, राम है, ठीक है। मान लीजिए इसके और भी शब्द सामान्य देख लेते हैं। धन, न में अ छुपा हुआ है, कोई मात्रा नहीं लगी है, अकार है अंत में जिसके, अकारांत हो गया, ठीक है। सारे अभी हम लोग केवल अकारांत को देखते हैं। धन हो गया, इसमें मान लीजिए और अगला शब्द होता है बस। स में कोई मात्रा नहीं लगी है, स में केवल अ लगा हुआ है, स में अ ध्वनि छुपी हुई है, अकार है अंत में जिसके, बस। वन शब्द है, वन माने जंगल। न में कोई भी स्वर मात्रा नहीं लगी, लेकिन न में क्या है, न में हर्ष स्वर वर्ण छुपा हुआ है, तो आकार है अंत में जिसके, ठीक है। चल शब्द है, ल में कोई भी स्वर मात्रा नहीं लगी, लेकिन ल में अ क्या ध्वनि छुपा हुआ है, अकार है अंत में जिसके। तो राम, श्याम, बस, चल, वन, धन सारे शब्दों को कहने से क्या पता चल रहा है, आकार है अंत में जिसके, ये सारे शब्द आकारांत कहलाए। अकारांत, अकारांत, अकारांत। तो अकारांत कहता ये कि भैया कहीं मत देखो, सिर्फ तुम शब्द के अंत में देखो, और कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अंत में देखोगे मुझे समझ जाओगे मैं कौन हूं, ठीक है। अब तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि किसी भी शब्द के अंत में कौन सा स्वर छुपा हुआ था, ह्रस्व अ। इस नाते हम लोग बोले थे अकारांत, अकारांत, आकारांत नहीं बोला जा रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो बोले कि अकार है अंत में जिसके, छोटा ह्रस्व अ है, यहाँ ह्रस्व है, ह्रस्व अंत में है जिसके, ह्रस्व अंत में है जिसके, ह्रस्व अ अंत में जिसके, ह्रस्व अ अंत में है जिसके। लेकिन इसी अकारांत का बड़ा रूप भी है, बड़ा भी है इसका रूप, कौन सा है, तो बोले कि अब इसका बड़ा रूप हम लोग देखते हैं, जिसको कहा जाता है, अन्य को हटा दीजिए। तो हम लोगों ने अभी छोटे वाले रूप को देखा, अभी तक हम लोग अकारांत को देख रहे थे, यानी ह्रस्व अ है अंत में जिसके। लेकिन अब हम लोग को देखना है इसी का बड़ा रूप, तो बोल रहे हैं आकारांत, यानी बड़ा आ है अंत में जिसके, तो बोले वह कहलाएगा आकारांत। जैसे शब्द हो गया छात्रा, हम लोग अभी देखे थे, हो गया छात्रा, शब्द हो गया रमा, ठीक है, शब्द हो गया लता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये सारे शब्द हो गए, तो छात्रा है, रमा है, लता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द हो गए, और भी इसके इत्यादि शब्द भी हो सकते हैं। तो बोले कि अब हमको देखना है अकार है अंत में इसके, राम, श्याम, धन, वन, चल, बस इत्यादि शब्द देखे, उसमें अंत में अ दिखाई दे रहा था, ह्रस्व अ की मात्रा छुपी हुई थी, स्वर वर्ण छुपा हुआ था। लेकिन इसी अ का बड़ा रूप, यानी ह्रस्व का बड़ा रूप क्या हुआ, दीर्घ आ। तो बोले कि जिस शब्द के अंत में अब दीर्घ आ दिखाई दे रहा है, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई हो। अभी तक हम लोग छोटे वाले को जानते हैं, अब हम लोग को दीर्घ रूप, बड़ा वाला रूप जानना है। तो बोले जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हुई दिखाई देती हो, वे सारे कहलाएंगे आकारांत। यह है अकारांत, ह्रस्व अकारांत, यह है दीर्घ आकारांत। रमा, छात्रा, लता, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया पुष्पा, पुष्पा क्या, प पे आ की मात्रा, आकारांत शब्द है। मान लीजिए हमारा शब्द है गाना, तो गाना शब्द क्या है, न पर आ की मात्रा लगी है, तो आकारांत शब्द हो गया। एक क्रिया है हमारी जाना, जाते हैं कहीं पे, तो न पर आ की मात्रा लगी, कौन सा शब्द हो गया, आकारांत हो गया। तो छात्रा, रमा, लता, गाना, पुष्पा, जाना, ये सारे शब्द क्या हो गए, आकारांत। बोले कि बड़ा आ की मात्रा जिसके है अंत में, वे सारे कहलाएंगे आकारांत, वे सारे कहलाएंगे आकारांत, दीर्घ आकारांत शब्द हैं। तो हम लोगों ने ह्रस्व आकारांत, दीर्घ आकारांत को देख लिया, जान लिया। अब इसके बाद आएगा अ के बाद क्या आता है, अ, आ, ई। अब ई वाले को देखते हैं। अब हम लोग ईकारांत शब्द को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ह्रस्व अकारांत, दीर्घ आकारांत शब्दों को देख लिया। अब इसके बाद अगला नंबर आ रहा है ईकारांत शब्द का, ह्रस्व ईकारांत। फिर उसके बाद आएगा इसी में दीर्घ ईकारांत भी आ जाएगा। तो ईकारांत माने ह्रस्व ईकारांत शब्द आएंगे अब हम लोग के। तो बोलते हैं कि ईकारांत शब्द कौन सा भैया, कैसे समझा जाए। तो ईकारांत शब्द के लिए हम लोग देख रहे हैं, रूप आएगा हमारा इसमें, तो हाँ पहले उकारांत दिया, उसके बाद ईकारांत आया है। तो इसके बाद हम लोग ईकारांत देखते हैं। तो ईकारांत में शब्द का प्रयोग किया है कविगिरी, ठीक है। पहले उकारांत दे दिया, हम लोग ईकारांत पहले देख रहे थे।
तो आया है आ के बाद आता है ह्रस्व ई, फिर आता है दीर्घ ई। तो बोले कि कवि और गिरि शब्द का प्रयोग किया, तो क व पर छोटी की मात्रा कवि, फिर उसके बाद अगला शब्द का प्रयोग किया ग, उसके बाद प्रयोग किया गिरि। ठीक है, गिरि, अच्छा गिरि, तो गिरि कवि है, गिरि है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। तो बोल रहे हैं कि क व पर छोटी की मात्रा वी। बोले कि इकारांत कैसे पकड़ में आएगा, तो बोले जिस शब्द के अंत में ई की ह्रस्व ई की मात्रा लगी हो, जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही हो, वो सारे शब्द कहलाएंगे इकारांत। जैसे कवि है शब्द है इकारांत है, इसमें भी र में छोटी की मात्रा लगी इकारांत हो गया, वह पर छोटी की मात्रा लगी इकारांत हो गया। और शब्द मान लीजिए एक ठो शब्द है हवि, ठीक है, हवि शब्द में वह पर छोटी की मात्रा लगी इकारांत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों में हम क्या समझते हैं कि जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई की मात्रा दिखाई देती है वो कहलाएगा ह्रस्व इकारांत। वो शब्द क्या बन गए, ह्रस्व इकारांत हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आया, इसी में हम लोग अब अगला रूप देख रहे हैं, ह्रस्व इकारांत देख लिए, अब इसी में हम लोग लगा देते हैं इसमें दीर्घ इकारांत, दीर्घ ई की मात्रा। ठीक है, तो बोले कि दीर्घ इकारांत कैसे पकड़ा जाएगा, तो बोले जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही हो वो शब्द कहलाएंगे दीर्घ इकारांत। जैसे हमारा शब्द हो गया नदी, ठीक है, नदी शब्द हो गया। मान लीजिए हमारा शब्द हो गया ज्ञानी, ज्ञानी शब्द हो गया। तो नदी द पर बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, अतः यह दीर्घ इकारांत शब्द है। ज्ञानी शब्द में न पर बड़ी की मात्रा लगी तो दीर्घ इकारांत शब्द है। ठीक है, मानी शब्द है, मानव माना मानव मानी शब्द है, तो मानी न पर बड़ी की मात्रा लगी है तो दीर्घ इकारांत शब्द हो गया। मान लीजिए हमारा शब्द है पानी, जल पीते हैं, तो न पर क्या है, पानी शब्द क्या है, दीर्घ इकारांत है। अगर शब्द पूछ लिया जाए कि पानी शब्द कौन सा इकारांत वाला है, तो ह्रस्व इकारांत है कि दीर्घ इकारांत, तो आप बताएंगे न पर बड़ी की मात्रा लगी, इस नाते दीर्घ इकारांत शब्द है। तो यह शब्दों को पहचानने का तरीका। अतः हम लोगों ने ह्रस्व अकारांत, दीर्घ आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत अ और ई के रूप को देख लिया। अब अगला रूप हमारा आ रहा है उकारांत, उ के रूप को हम लोग देखते हैं। अब ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब अगला रूप देख रहे हैं उकारांत। बोले ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार है अंत में, जिसके अंत में ध्यान देना है, आदि में मध्य में बिल्कुल देखना ही नहीं। उकार है अंत में जिसके, इसके लिए शब्द प्रयोग किया यहां पर शिशु और भानु। तो शिशु माने होता है छोटा बालक, जन्म लिया हुआ बालक शिशु। और उसके बाद अगला शब्द का प्रयोग किया, बोले भानु, भानु माने सूर्य। भानु शब्द का हिंदी अर्थ होता है सूर्य, सन को भानु कहते हैं। शिशु माने छोटा नन्हा बालक, ठीक है, नवजात शिशु। तो श पर जो तालव्य श है, इसमें कौन सी मात्रा अंत में दिखाई दे रही है, छोटा उ की मात्रा, इस नाते शिशु शब्द हो गया ह्रस्व उकारांत शब्द हो गया। भानु शब्द में न पर छोटा उ की मात्रा दिखाई दे रही है, इस नाते यह भानु शब्द ह्रस्व उकारांत हो गया। ठीक है, इसी में अगला शब्द है जानू, जानू माने होता है जांग। तो बोले जानू शब्द का हिंदी, जानू शब्द में क्या है, उकारांत है, न में उ दिखाई दे रहा ह्रस्व, तो क्या हो गया, ये ह्रस्व उकारांत शब्द हो गया जानू। ठीक है, अब इसके बाद अगला रूप आ रहा हमारा दीर्घ उकारांत। हम लोगों ने ह्रस्व उकारांत देख लिया शब्दों को। इसी तरह के जितने भी शब्द आते हो, किसी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी अन्य शब्द हो, सभी को आकारांत, इकारांत, उकारांत इसी प्रकार से पहचाना जाएगा। कुछ भी इसमें डाउट रखने की जरूरत ही नहीं, एकदम सरल है। तो बोले कि इसी में हम लोग ह्रस्व उकारांत देख रहे थे, इसी में उ लगा देते हैं, बड़ा उ की मात्रा, तो दीर्घ उकारांत हो गया। क्या हो गया, दीर्घ उकारांत हो गया। अब दीर्घ उकारांत शब्द के लिए मान लो हम लोग शब्द प्रयोग करें, दीर्घ उकारांत शब्द के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक शब्द, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया मंजू। क्या नाम है, मंजू, किसी महिला का नाम है मंजू। ठीक, तो ज पर क्या है, बड़ा उ की मात्रा लगी, तो इस मंजू शब्द क्या हो गया, दीर्घ उकारांत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मंजू शब्द हो गया। और क्या शब्द लिया जाए, सोनू, एक नाम है सोनू, किसी का नाम है सोनू। ठीक है, तो सोनू शब्द में न पर क्या है, दीर्घ उकारांत है, बड़ा उ की मात्रा लगी, तो यह सोनू शब्द क्या हो गया, दीर्घ उकारांत शब्द हो गया।
मंजू शब्द क्या हो गया, दीर्घ उकारांत हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी शब्दों के अंत में बड़ा उ की मात्रा दिखाई दे रही हो, अंत में हो जिसके, वह शब्द दीर्घ उकारांत ह्रस्व उकारांत कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ह्रस्वकारांत, दीर्घाकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, इन 6 प्रकार से शब्दों को पहचानने की शक्ति देख ली। अब अ, ई, उ और चौथे नंबर पे आता है री। अब रिकारांत शब्द को हम लोग देखेंगे। रिकारांत में बहुत चुनिंदे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और वही शब्द हैं। तो अगला रूप आ रहा है हमारे पास रिकारांत शब्द, जिसके है अंत में रिकार, माने री से ऋषि वाला मात्रा दिखाई दे रहा हो। तो बोले जिस शब्द के अंत में है री, रिकारांत कहलाएगा। ठीक है, वो कौन सा है? तो बोले कि रिकार है अंत में जिसके, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया पितृ। पितृ शब्द का हिंदी अर्थ होता है पिता, फादर। अगला शब्द हो गया मातृ। मातृ माने माता। इसके बाद अगला शब्द हो गया भ्रातृ। भ्रातृ, भ्रातृ माने भ्राता। ठीक है, पितृ, मातृ, भ्रातृ, इन 3 शब्दों से हम पहचानेंगे कि जिस शब्द के अंत में री से ऋषि की, जिस शब्द के अंत में री से ऋषि की, जिस शब्द के अंत में री से ऋषि की मात्रा दिखाई दे रही है, स्वर लगा हुआ है, री से ऋषि वाला स्वर लगा हुआ है, वह शब्द हो गया रिकारांत। जैसे पितृ शब्द क्या है, रिकारांत है। मातृ शब्द क्या है, रिकारांत है। भातृ शब्द क्या है, रिकारांत है। तो इन शब्दों से हम पहचाने कि ये सारे शब्द क्या है, रिकारांत हैं। ठीक है, और इसमें यही रूप होता है। तो पितृ, भ्रातृ, मातृ, ये सारे शब्द क्या हो गए, हमारे रिकारांत वाले हो गए। अतः हम लोगों ने चारों को देख लिया, आकारांत, इकारांत, उकारांत और रिकारांत। इसी में अ में 2 भेद थे, ह्रस्व दीर्घ, ई में भी 2 भेद थे, ह्रस्व ई दीर्घ ई, उ में भी 2 भेद थे, ह्रस्व दीर्घ उ, और अंत में चौथा एक अकेला रहता है, वह है रिकारांत। अब 5वां जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग केवल स्वर के बारे में बात किए, जिस शब्दों के अंत में स्वर दिखाई देता है। लेकिन अब हम लोग का अगला क्रम आ रहा है, अंत वाला क्रम आ रहा है, जिसको हम लोग जानते हैं हलंत के नाम से। अर्थात अब यह जानेंगे कि जिस शब्द के अंत में कोई भी मात्रा न लगी हो, यानी जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा नहीं लगी होती और लेकिन उस शब्द में हलंत का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसी नाते उस शब्द को हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे लिए यहां शब्द किताब में बताया हुआ है, गुड़िन। गुड़िन शब्द प्रयोग किया है सुखिन शब्द का, जो किताब में दिया हुआ है उससे समझते हैं पहले। तो बोले गुड़िन शब्द में कौन सा अंत है भैया, समझ में तो है? तो बोले इसमें समझने की बात यह है कि जिस शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही हो और वह अक्षर पूरा लिखा हो और साथ ही उसमें हलंत का चिन्ह लगा हो, तो यानी कि वह शब्द हलंत होता है। तो गुड़िन शब्द क्या हो गया, हलंत हो गया। सुखिन शब्द में ना पूरा लिखा हुआ है लेकिन ना में कोई मात्रा नहीं लगी है और हलंत का चिन्ह लगा था, सुखिन शब्द क्या हो गया, हलंत वाला हो गया। गुड़िन, सुखिन, और आप बहुत सारे शब्द का संस्कृत जब पढ़ते हैं तो आप प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है देवम, देवम, म में हलंत लगा दिया, म में हलंत लगा दी, कोई मात्रा नहीं है ना कोई स्वर है, तो देवम शब्द क्या हो गया, हलंत हो गया। गच्छन, गच्छन माने जाना, गच्छ न में हलंत लगा दी, गच्छन शब्द क्या हो गया, हलंत हो गया। तो गुड़िन है, सुखिन है, गच्छन है, देवम है, और आप कई जगह देखते हैं लिखा आता है शब्द कार्यम, ये कार्यम शब्द लिखा था, म में हलंत लगा हुआ था। तो म शब्द में हलंत लगा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है, अर्थात कार्यम शब्द क्या हो गया हमारा, हलंत वाला हो गया। तो देवम, गच्छन, सुखिन, गुड़िन और कार्यम सारे शब्द क्या समूह का है, इनको हम हलंत वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द हमारे हलंत वाले कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौन से शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत और हलंत वाले होते हैं, इनको हम लोगों ने पहचान लिया अब है। इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए।